हेलो गाइस, कैसे हैं? आपका एक बार और भानुजी एकेडमी में बाय सीवी सर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो हिंदी भाषा से संबंधित लाया हूं। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और इस हिंदी का लेसन होगा भाषा एवं बोली। तो मित्रों, भाषा एवं बोली के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग कुछ ट्रिकों के माध्यम से भी पढ़ेंगे। और जो ट्रिक होते हैं वो केवल हिंदी और मैथ और रीजनिंग में ही नहीं आते हैं। आप यदि अप्लाई करना चाहें तो ट्रिक हर जगह आ सकते हैं। अंतर सिर्फ है कि वो कैसे अप्लाई करेंगे। इस आधार पर हम आज आपको एक वीडियो देने जा रहे हैं और इसमें कुछ ट्रिकों का प्रयोग करके हम कुछ बातों का याद करेंगे जिन पर आप विशेष ध्यान देंगे और ये कम से कम याद करने की बातें रहेंगी, समझने की बातें ज़्यादा रहेंगी। तो आते हैं, हम समय ज़्यादा न लेते हुए आपको अपनी वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। और मित्रों, यदि यह वीडियो आपके लायक उपयोगी होगी, आपके लिए परीक्षोपयोगी होगी, तो निश्चित रूप से एक बार और कहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मित्रों से भी कराएं। तो चलिए मित्रों, मैं चलता हूं। आज पुनः एक नई वीडियो आपके सामने हिंदी भाषा से संबंधित। इस लेसन का नाम है भाषा एवं बोली। तो आते हैं मित्रों, पहले हम ये जानें भाषा क्या है। भाषा क्या है, इसके शीर्षक होंगे। पहले जाने हम लोग कि भाषा क्या है और भाषा को जाने के बाद जानेंगे भाषा के रूप क्या हैं, कितने हैं, भाषा के रूप कितने हैं। और इसके बाद मित्रों हम चलेंगे पुनः कि इस भाषा के रूप के साथ साथ बोली एवं उपभाषा क्या है। तो बोली और उसके साथ हम उपभाषा की भी बात करेंगे। इन्हीं उप शीर्षकों के माध्यम से हम आपको आज भाषा एवं बोली के बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ। और फिर एक बार कहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं हम, पहले ये जानें भाषा की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा की बात यदि हम कर लें थोड़ा सा यहाँ से, तो परि माने चारों ओर, भाषा यानी जो भाषा हो वो चारों तरफ कही जाए, जो यहाँ पर बोलेंगे। तो हम अपने इस पॉइंट को लेकर चलते हैं कि ये भाषा जो है एक साधन है। ऐसे समझिए कि भाषा जो है एक साधन है। और उस साधन का मतलब है कि जैसे सपोज दैट, मान के चलिए ये मार्कर है और इस मार्कर को हम किसी को दें और उसके बदले में वो कुछ मुझे दे, तो हम दिए और लिए, दिए और लिए, ये हमारा साधन हुआ। इस साधन से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो ये हमारा साधन बना। अब यहाँ पर ये बात आपको सीखना है यहाँ से कि ये भाषा की परिभाषा कैसे निकल के आ रही है। तो यहाँ पर सीखिएगा कि वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या किसी दूसरे के विचारों को आपस में आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं।
तो इस प्रकार भाषा एक आपका साधन है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को लेते हैं और देते हैं। कोई भी बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो विचारों का आदान प्रदान ही होता है। अब बात करते हैं हम इसमें थोड़ा सा कि ये जो आदान प्रदान करते हैं वो कितने रूपों में करते हैं, तब बात निकल के आती है भाषा के रूप। तो मित्रों, हम भाषा के रूप की बात करेंगे क्योंकि हम आदान प्रदान करने जा रहे हैं, तो कितने रूपों में करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे, तो आपको याद होगा, बातें याद होंगी कि कोई भी बात होती है मित्रों तो एकदम समझ लीजिएगा जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ, कि पहले हम कोई भी बात करते हैं तो संकेतों में करते हैं, डायरेक्टली बोलते नहीं है किसी से। यदि नया परिचय है, नया संबंध है, नया कुछ भी है, तो हम पहले इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। बात समझ चुके होंगे। तो इशारा करेंगे, संकेत करेंगे। यदि संकेतों में समझने लगा तो निश्चित रूप से हम उससे बोलना शुरू कर देंगे मित्रों। संकेतों में बातें यदि समझने लगा तो निश्चित रूप से बोलना शुरू कर देंगे, और बोलना शुरू कर देंगे मित्रों तो आगे बात बढ़ जाएगी और उस चीज को हम लिखना भी शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से संकेतों के माध्यम से भी हम आदान प्रदान कर लेते हैं अपनी भाषाओं का। बोल करके भी हम अपनी भाषाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। किसी को हम बोल लेते हैं तब भी वो भाषा समझ में आ जाती है, और इसके बाद जब बात आगे बढ़ती है तो उसको हम लिखना शुरू कर देते हैं और लिख करके बातें समझते हैं। आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो इस बात को समझ रहे होंगे कि इशारा से कैसे हम बात समझाते हैं, फिर उसको इशारे में समझ गया तो फिर उसको मुंह से बोल के कैसे बताते हैं, फिर वो समझ गया तो कलम से लिख कर कैसे बताते हैं। आप इसका आप लोग अनुभव किए होंगे तो सही है। और यहाँ भी समझें कि हमारे पूर्वज जो थे सबसे पहले संकेतों के माध्यम से संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को लेते और देते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि इनके विचार गलत भी हो जाते थे। मतलब ये जो संकेत देते थे, इशारा देते थे, तो कभी कभी इशारा गलत भी हो जाता है, कभी कभी सही होता था, कभी कभी गलत हो जाता था। तो बाद में चल कर के इनको जो है परेशानी होने लगी। अब यहाँ पर बात हुई संकेत के माध्यम से, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा इसका रूप हो गया सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब बात बनी आगे मित्रों, देखें कि संकेत कभी कभी क्या होने लगे, गलत भी होने लगे। अब यहां पे जनरली आप देखें, संकेत के बाद आ गई मुंह से बोलकर जिस बात को हम समझने लगे उसका हम नाम दे दिए मौखिक भाषा। मुंह से बोलकर समझी जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यहां पर आपकी मौखिक भाषा आ गई। मौखिक भाषा यह भी भाषा का एक रूप है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, मुंह से बोल करके तभी हम बात कर सकते हैं जब वक्ता और श्रोता दोनों सामने हों। यानी श्रोता जब हमारे सामने रहता है तभी उस बात को हम बोल करके समझा सकते हैं, अन्यथा कितना हो भी चिल्लाते रह जाएं, और यहाँ से कोई असम हो, कोई लखनऊ हो, कोई इलाहाबाद हो, या कोई नगरा रसना कहीं भी हो जो हमसे दूर हो, तो उसको हम बात नहीं समझा पाएंगे, बोल करके नहीं समझा पाएंगे, इशारा दे करके भी नहीं समझा पाएंगे। तो यदि उससे हमें बात करना हो तो कैसे बात करेंगे? आज तो मान लीजिए कि इंटरनेट मीडिया का टाइम है, तो उसके समय में भी ज़रूरत है यहाँ पर कि हम मुंह से बोल करके तभी समझा पाएंगे जब श्रोता हमारे सामने हो। श्रोता यानी कि लिसनर, यानी कि ऑडियंस, यानी ऑडियंस या लिसनर या श्रोता हमारे सामने हो, सुनने वाला हमारे सामने हो, माने जो सुन रहा है उसी को ऑडियंस कहते हैं।
और उसे लिसनर भी कह सकते हैं, या श्रोता यानी सुनने वाला, सीधी सी बात ऐसे समझिए। भोजपुरी में भी समझ में आ जा रही बात ना, तो उसको कन्वर्ट करके आप इंग्लिश और हिंदी में बोलते रहिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आपकी सुनने वाला यदि आपके सामने हो तो मौखिक भाषा का आप उपयोग कर लेंगे, और यदि नहीं हो तो फिर दिक्कत महसूस होगी। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, संकेतों के माध्यम से बात करने लगे, संकेत गलत होने लगे, आगे कदम बढ़ाए, मौखिक प्रयोग करने लगे, बोलने लगे, और बोलने के बाद जब यह सोचे, कुछ दिन जब बीता तो सोचे कि अरे भाई हम तो आपस में बोल के समझ ले रहे हैं, हमारी पीढ़ी क्या करेंगी, ये हमारी पीढ़ियां क्या करेंगी, हम बोल करके और अभी समझ गए। लेकिन उनको भी क्या होता था, कुछ समय के बाद अपनी ही बोली हुई बात जो है याद नहीं रह पाती है। कल क्या बोले थे, परसों क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं, ये याद नहीं रहता था। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि कुछ सोचना प्रारंभ किया, और सोचना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे मित्रों उसको लिखना भी शुरू किया। अब इस प्रकार आपकी बात जो है लिखित रूप में आने लगी, और ये लिखित भाषा बन गई। अब ये लिखित भाषा बन गई मित्रों, तो जरा इस पर ध्यान दें कि अब ये एक बात और समझें कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या किसी दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप कितने हैं, तो सबसे पहले आई सांकेतिक भाषा, उसके बाद आई मौखिक भाषा, और उसके भी बाद आ गई लिखित भाषा। इस प्रकार इन क्रम को ध्यान में रखें तो आप अब कह सकते हैं यहां से कि भाषा के रूप तो देखा जाए तो 3 तरीके के हैं, 3 रूप हैं। लेकिन मित्रों यहां पर एक बात विशेष ध्यान देंगे कि जैसे हम संकेतों के माध्यम से इशारा करके किसी को बताते हैं, तो कभी कभी इशारे गलत भी हो जाते हैं, कभी कभी सही हो जाते हैं, तो यह इसका मूल रूप नहीं बना। इस प्रकार यह सांकेतिक भाषा भाषा के रूप से निकल गई, हट गई, और तब आपके भाषा के रूप कितने बने, तो 2 बने। भाषा के रूप कितने हो गए, 2। तो आपसे पेपरों में पूछ लेता है कि भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 2 रूप हैं। वो रूप कौन कौन से हैं, तो मौखिक भाषा, और दूसरा रूप हो गया लिखित भाषा। तो मित्रों अब क्वेश्चन बनता है, जैसे भाषा की परिभाषा हुई थी उसी तरह हो रही है कि मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है, मौखिक भाषा किसे कहेंगे। तो इसका मौखिक भाषा का है कि जिन विचारों को हम मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा जिन विचारों को हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। मौखिक भाषा मुंह से बोलकर समझी जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहेंगे, लिखित भाषा लिख कर समझी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहेंगे। अब मित्रों एक बात इसमें और आपको देंगे, ये जो मौखिक भाषा है इसको जब हम बोलते हैं तो इसकी एक आधारभूत इकाई होती है, आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई। जब लिखते हैं तो इसकी भी आधारभूत इकाई होती है, आधारभूत इकाई। ये मतलब समझे मित्रों, यानी कुछ भी करने के लिए एक हमारे पास आधार होना चाहिए। यदि आधार नहीं है तो हमारा कोई भी काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम यदि मौखिक भाषा की बात करें तो इसके लिए भी आधार बनना चाहिए। तो इसकी आधारभूत इकाई क्या है, पूछ लेता है कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। यदि प्रश्न कर दे कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, तो मित्रों एग्जामिनर परीक्षा में क्या क्या पूछ लेंगे यह निश्चित नहीं है। इसलिए हर बात हमें जानना जरूरी है, 0 लेवल से हाई लेवल तक।
तो मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई बनी मित्रों वह है ध्वनि, यानी कि ध्वनियों के माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं और श्रोता यदि हमारे सामने है तो निश्चित रूप से वह मौखिक भाषा होती है। और यह ध्वनि और यह मौखिक भाषा मित्रों अस्थाई होती है। अस्थाई, यह अस्थाई तो नहीं देती है, अस्थाई होती है। कारण क्या है? अभी बोले, अभी थोड़ी देर के बाद भूल सकते हैं, तो यह अस्थाई रूप है। लेकिन आधारभूत इकाई क्या हुई? ध्वनि हुई। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की ओर चलते हैं कि इसकी आधारभूत इकाई क्या है मित्रों। तो इसमें आपको यह समझ में आएगा कि इसकी आधारभूत इकाई वर्ण है। इसकी आधारभूत इकाई क्या है मित्रों? वर्ण है। और वर्ण जो है यहां पर आप देख रहे हैं, यह इसका अस्थाई रूप है। इसका क्या है? अस्थाई रूप। और यह ध्वनि क्या है? अस्थाई रूप है। तो लिखित भाषा में हम वर्णों का प्रयोग कर लेते हैं और उसे हम एक साधन के रूप में जब लाते हैं तो यहां पर यह आकर के अस्थाई बन जाता है। अब मित्रों थोड़ा सा आपके दिमाग में एक भ्रम उत्पन्न हो रहा होगा कि ध्वनि और वर्ण तो एक ही हैं, ध्वनि एक ही है, वर्ण भी एक ही है। बात भी सही है, ध्वनि और वर्ण एक ही है, बिल्कुल एक ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर भी है मित्रों। और वो अंतर क्या है आपको बता दें कि मौखिक रूप वर्ण जो है वह लिखित रूप है और ध्वनि जो है वह मौखिक रूप है। और ध्वनि जो है अस्थाई रूप में आ जाएगी, लेकिन वर्ण जो है अस्थाई रूप में आ जाएगा। यही इसका अंतर है। जो चीज हम बोलते हैं वह ध्वनि है, तो इसका कोई बोलने के बाद हमने चिन्ह निश्चित नहीं किया, और जिसको हम चिन्हों में निश्चित कर दिए वो अस्थाई बन गया, वो ही वर्ण हो गया। तो इस प्रकार बोली जो बोल रहे हैं ध्वनि, वही ध्वनि हमारा वर्ण भी है और वर्ण ही क्या है? ध्वनि है। तो एक तरह से एक दूसरे के ये पर्याय भी हैं, एक दूसरे के पर्याय भी हैं। थोड़ा सा अंतर कहां जा रहा है कि जो बोल रहे हैं यह अस्थाई रूप नहीं है, लेकिन जो लिख देंगे वो अस्थाई रूप है। तो जो लिख देंगे उसको वर्ण बोलेंगे, जो बोल रहे हैं केवल वह ध्वनि है। तो इस प्रकार मित्रों यह ध्वनि ही वर्ण है, वर्ण ही ध्वनि है। और अब बात आपकी आ जाती है यहां से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मित्रों ये है ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण। तो अब यहाँ पे ध्वनि या वर्ण है तो समानता है, एक दूसरे के परिवाची हैं, लेकिन अंतर सिर्फ कहां चला गया मित्रों? सिर्फ और सिर्फ अंतर चला गया है आपका कहां पर कि यह आपका मौखिक रूप है और यह आपका लिखित रूप है। तो इस प्रकार आप देखें तो आपकी बात बनती है और कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। तो इस प्रकार हमने आपको एक पॉइंट दिया, भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, और भाषा के रूप हो गए दो, जिनमें से मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इनकी आधारभूत इकाई क्या है? तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई देखें ध्वनि है और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई आपकी वर्ण है। और यह ध्वनि जो है अस्थाई रूप है, जबकि वर्ण जो है अस्थाई रूप है। इस प्रकार ये आपके भाषा और भाषा के रूप भी कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपको लेकर बोली एवं उपभाषा। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों, बोली एवं उपभाषा। तो अब हम इसको थोड़ा सा ये ध्यान दें इधर कि ये जो बोली है सब बोलते हैं, बोली सब लोग बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, यहाँ का हो चाहे कहीं और का हो, बोली तो सब लोग बोलते हैं। बिना बोली का काम चलने वाला नहीं है। थोड़ी सी किसी की बोली मीठ लगती है, थोड़ी सी किसी की बोली अलग लगती है। यहाँ पे मित्रों देखें भाषा एवं बोली का जो पॉइंट था, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं बोली, और बोली के बाद चलेंगे थोड़ा सा उसी में उपभाषा, और उपभाषा के साथ चलते हुए मित्रों चलेंगे यहाँ पर हम भाषा के रूप में। अर्थात यह जो बात आपकी बनने वाली है, बोली, उपभाषा
एवं भाषा। तो बोली हम यदि बोलते हैं तो कई रूपों में बोलते हैं, उसी तरह से उपभाषा हो जाती है, जो यह भी कई रूपों में हो जाती है, और आगे क्रम बढ़ता है और यह बन जाती है भाषा। तो देखेंगे मित्रों यहां पर कि ये जो पूरे भारत की हम यदि बात कर लें, और उसी तरह से थोड़ा सा मात्र आपको एक अलग रूप में खींचेंगे थोड़ा सा, कि विश्व की बात कर लें, तो विश्व में लगभग 3000 तक की भाषाएं बोली जाती हैं। 3000 तक की भाषाएं बोली जाती हैं विश्व में। इसमें जो भाषा है हमारी हिंदी, वो इसमें भी अपना स्थान रखती है। तो मित्र कभी कभी बात कर लेते हैं, कोई यदि तेजी में आता है जाता है तो उसको वहां से जैसे ऐसे याद कर लें कि कैसे जल्दी से याद होगा। तो एक ट्रिक देते हैं आपको, चाह पियाव हित आइल बड़न। आजकल चाय फैशन हो गया है, कोई भी आ रहा है कुछ मत दीजिए, भले भूखा हो, लेकिन चाय यदि दे दीजिए तो मस्त हो जाएगा। और यदि कुछ अलग दे दीजिए, चिवड़ा दाना भेली, भले भूख लगी है तो कहेंगे कि मोटका हित भेटा गइल बा। और यदि चाय पिलाते हैं, भले भूख लगी है, तो बोलेंगे कि बड़ा बढ़िया सेवा किया है। तो इसी आधार पर एक पॉइंट आप देखें, इसमें से थोड़ा सा ये देखें कि चाह पियाव हित आइल बड़न, इसमें से हित को कोड कर लीजिए और इसमें से चाह को कोड कर लीजिए। तो इसमें से हम यदि अलग कर दें मित्रों, तो ये च हो गया, अ मिल के आ होता है, अ मिल के भी आ हो जाता है। तो यहाँ पर हम याद करने के लिए अपने लिए अ ले लें और उसके बाद मित्रों ह ले लें। तो यह जरा देखें कि च बराबर चीनी, अ बराबर अंग्रेजी और ह बराबर हिंदी। तो इस प्रकार हम देखें मित्रों कि ये पूरे विश्व में ये तीन बोलियां, तीन भाषाएं जो हैं, जैसे चीनी है, अंग्रेजी है और हिंदी है, इसमें से चीनी नंबर 1, अंग्रेजी नंबर 2 और हिंदी नंबर 3, यानी ये पहले नंबर की बोली जो है, पहले नंबर की भाषा जो है चाइनीज भाषा पूरे विश्व में पहले नंबर पे बोली जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर आती है अंग्रेजी और तीसरे नंबर पे आती है मित्रों हिंदी। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें स्थान रखे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चाह की बात आप जान लिए, अब थोड़ा सा हित की बात जाने। हित आइल बड़न त निमने बचाए पियो ले जाई, लेकिन पहले थोड़ा इनकी भी बात जान लें। तो यदि हम विश्व में हैं तो नंबर ये। अब यदि हम भारत में आ जाते हैं मित्रों, देखें तो भारत में हित की बात कर लेंगे तो ही बराबर हिंदी और तो बराबर तेलुगु। इस प्रकार देखें मित्रों कि पूरे भारत की जब आ जाती है बात, ये वाली बात, तो भारत की बात आ जाती है तो पूरे भारत में हिंदी नंबर 1 पर बोली जाती है और तेलुगु नंबर 2 पर बोली जाती है। तो इस प्रकार केवल याद रखे रहें, चाय पिलाते रहें हित को और इस बात को याद करते रहें। तो मित्रों ट्रिक केवल मैथ और रीजनिंग की बात नहीं है, हर जगह ट्रिक है, यदि आप उसको समझें और सीखें तब। तो चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद कि इसमें जो है इन भाषाओं का जो विकास हो रहा है धीरे 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 कहीं ना कहीं वो बोलियों से होते हुए आ रहा है। और यहां से हम ये देख लें कि पूरे अभी अभी हम भारत की बात किए थे मित्रों, तो पूरे भारत में क्वेश्चन कर देता है कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। क्वेश्चन कर देता है कि नहीं कर देता है? कर देता है। पूरे भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, यह भी कह देता है कि पूरे भारत में कितनी उपभाषाएं हैं।
तो भारत में कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मित्रों यदि इस बात को न जाने तब। तो आइए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं इसको भी, और तब इसको धीरे से याद किया जाए। लेकिन यहां पर देखें कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो 18 बोलियां बोली जाती हैं, और ये 18 बोलियां कितनी उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं, तो यह 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो पूरी 18 भाषाएं बोलियां हो गई, और उपभाषाएं कितनी हो गई, तो 5 हो गई। अब यदि इसमें से कह देता है मित्रों, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन करते हैं कि ब्रजभाषा की उपभाषा क्या है, या किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। उपभाषा यानी ऐसे लिख लीजिए, ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसमें मित्रों हम ऑप्शन ले लेते हैं, और ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कि पूर्वी हिंदी ले लेते हैं, पश्चिमी हिंदी ले लेते हैं, राजस्थानी हिंदी ले लेते हैं, और एक पहाड़ी हिंदी ले लेते हैं। तो हम 1 मिनट के लिए आपको टाइम देते हैं, और इसको ट्रिक करके बताएं कि इसमें कौन सा आंसर होगा आपका। इसमें ट्रिक करके बताएं कौन सा आंसर आपका होगा। तो चलिए मित्रों, लगभग 1 मिनट हो चुका होगा, और वैसे तो हिंदी और जीके के पेपरों में 1 मिनट एक क्वेश्चन पर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इनको आ रहा है तो देखे देखे आंसर करना है, इसमें कोई फार्मूला चलने वाला नहीं है। लेकिन इसमें फार्मूला चलने वाला एक ही है कि यदि ट्रिक के माध्यम से इसको भी याद किया जाए तो कम से कम समय में आंसर दिया जा सकता है। तो आते हैं हम इसमें, इसी बात को आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, आप इधर जरा देखेंगे, इधर से भाषा एवं बोली के नीचे कुछ लिखा गया है, कहानी रुमा और कविता नुमा। तो इसी पर विशेष ध्यान देना है, और इसको अब यहाँ पे लेकर के चलेंगे आपको, और इस कहानी को आप आराम से याद करेंगे, नहीं समझेंगे। जैसे से बोली उपभाषा और भाषा में कैसे परिणित हुई, उसी चीज की यहाँ पे कोड करके आपको दी गई है। तो यहां पर देखेंगे, इसका आंसर पहले लेते चलें। ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो मित्रों देखें यहां पर ये जो है, ये जो लाइन बनी है आपकी, ये देखेंगे, ये ब जो लिखा है ये ब्रजभाषा के लिए लिखा है, और ये देखिए पश्चिम जो लिखा है यह पश्चिमी हिंदी का रूप है, और हाउ जो लिखा है क्षेत्र पूछ देता है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, और ये पश्चिमी हिंदी है जिसमें ब्रजभाषा, और यहां पर देखें कि कनौजी भाषा, बुंदेली भाषा, बांगर भाषा और खड़ी बोली भाषा, इस तरीके की जो भाषा है उपभाषा, बोली, तो इस बोली को हम इसके अंतर्गत लाते हैं। तो इसके द्वारा हम ट्रिक जल्दी से कर सकते हैं। यह आंसर आपका होगा पश्चिमी हिंदी का। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब इसको जरा डिटेल से हम बताते हैं आपको कैसे हुआ, किस तरह से, और इसको कैसे हम याद करेंगे। तो एक बात यहां पर ध्यान दें मित्रों कि ये जो बोली हुई, कितनी बोलियां हुई जरा ध्यान देंगे, तो ये बोलियां हुई टोटल कितनी, 18, उपभाषाएं कितनी हुई, 5। और अब इसे बात कहें कि इसको बोली क्यों कहते हैं,
इसको उपभाषा क्यों कहते हैं और इसको भाषा क्यों कहते हैं, ये वाली बात बनी। तो भाषा की चीज अभी हम पढ़े हैं कि भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके माध्यम से हम विचारों को लेते और देते हैं। और इसमें बात देखें कि यह शुद्ध रूप लेती है कब, जब इसमें व्याकरण का समावेश हो जाता है। व्याकरणीय आधार पर, व्याकरणीय यानी व्याकरण, व्याकरणीय आधार पर जिस भाषा को हम बोलते हैं वह एकदम बिल्कुल साहित्यिक रूप से उच्च कोटि की हो जाती है और वह भाषा का रूप ले लेती है। लेकिन इसके पहले यदि हम बात कर लें मित्रों, तो यह बोली, जैसे बोली, तो बोली एक छोटे से क्षेत्र में होती है और यह उपभाषा जो होती है मित्रों, यह एक बड़े से क्षेत्र में होती है जो उससे बड़ा है, और यह भाषा जो होती है उससे बड़ा होता है। तो जरा ऐसे समझे हम कि यह एक क्षेत्र है, तो इसके अंतर्गत एक ये बना दे, ये वाला क्षेत्र कर दें, और इसके ऊपर भी एक क्षेत्र कर दें, तो यह वाला भाषा हो जाएगा। और ये यहां पर देखेंगे तो उपभाषा का गोला होगा, और यहां पर देखेंगे तो ये बोली वाला गोला होगा। तो ये वाला बोली हो गया, ये उपभाषा है, और ये वाला उसकी भाषा है। यानी कि क्षेत्र के हिसाब से देखें तो अल्प विकसित छोटे से क्षेत्र को, यानी छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली अल्प विकसित भाषा को बोली कहते हैं, जिसमें साहित्य का अभाव होता है। इसमें मित्रों साहित्य का क्या होता है, अभाव होता है, यानी इसमें साहित्य रूप में नहीं लिया जाता। अब छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। उससे आगे चले कि उपभाषा क्या है, तो उपभाषा में पूरा साहित्य का तो स्थान हो जाता है और ये बड़े क्षेत्रों में बोली जाने लगती है, लेकिन संपूर्ण रूप से व्याकरणीय रूप का अभाव उसमें मिल जाता। यानी कि यहां पर हम ये देखें कि विकसित रूप, जिसमें भाषा का विकसित रूप जिसमें साहित्य का समावेश हो जाए, तो उसको उपभाषा के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये 18 बोलियां जो हैं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आ गई, और इन 5 उपभाषाओं में विकास करते करते हम लोग चले आए। यहां पर पूरे देखें तो मित्रों, यहां पर जो व्याकरणीय आधार ले ली और इनको भाषा के रूप में मान्यता मिल गई, तो पूरे भारत में 22 भाषाएं बोली गई, यानी बोली जाती हैं। पूरी 22 भाषाएं बोली जाती हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। और टोटल भाषाएं कितनी है मित्रों, तो 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब ये देखें पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 22 भाषाएं। ये पूरी उपभाषाएं कितनी बोली जाती हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां हैं, तो 18 उपबोलियां हैं जो भारत में बोली जाती हैं। अब क्वेश्चन इनमें से कुछ भी कर सकता है। अब यह 22 भाषाओं का वर्णन किसमें, संविधान के, तो 8वीं अनुसूची में है। तो चलते मित्रों 8वीं अनुसूची को बाद में बताएंगे, इसमें अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, उसकी भी डिटेल बात बताएंगे। यहां पर हम चलते हैं कि ये 18 जो भाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, इनको कैसे हम जल्दी से जल्दी याद कर लें, क्योंकि ये भूलने वाली बहुत तेज चीजें हैं, भूल जाती हैं, जल्दी याद नहीं रहती हैं। तो एक बात मैं बताऊंगा कहानी के माध्यम से, उसको आराम से सुनते चलिएगा, कलम कापी हो तो लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। तो आते हैं मित्रों, इसमें बोली आप समझ लिए कि छोटे से क्षेत्रों में बोली जाने वाली अल्प विकसित भाषा बोली है, और उपभाषा यानी बोली से थोड़े बड़े क्षेत्र में विकसित रूप में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य का प्रयोग होने लगता है, तो वह भाषा बन जाती है। और भाषा जो उच्च कोटि के रूपों में प्रयोग की जाती है, जो व्याकरण के नियमों पर बाधित होती है, व्याकरण के नियमों से बद्ध होती है, नियमबद्ध होती है, तो वो भाषा हो जाती है, जिसमें कि कितनी है, 22 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अब यहां पर देखें मित्रों, जिनमें से एक पॉइंट और ले लें, जिनमें से हमारी हिंदी जो है संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में रखी गई, और यह 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा अंतर है, डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन यहां पर समझ लें, राजकाज की भाषा राजभाषा है, बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। तो अब इधर हम आते हैं
अपने तरफ लौट करके पुनः आते हैं मित्रों, और वह है कि ये जो बोलियां हैं हम कैसे जल्दी से जल्दी याद करेंगे। तो देखें मित्रों, यहां पर एक कहानी आप मन में रखें कि एक कहावत सुने होंगे बहुत पहले कि पप्पू पास हो गया। पप्पू का गया, पास हो गया। यहां पे हमारी कहानी सुनेंगे मित्रों। ये पप्पू जो है बिहार का रहने वाला है। किसी कारण बस इसको लोग जो है इतनी बोली बोले कि इनकी बोलियों को सुनते सिमटते गया। 5 रुपयों में बर्दाश्त न हुआ तो मित्रों वो चला गया पप्पू बिहारी राजस्थान में पहाड़ों पर जाकर रहने लगा। तो आप यहां पर देखें, पप्पू बिहारी राजस्थान में पहाड़ों पर रहने लगा। किसी को भी बोलेंगे, ज्यादा परेशान हो जाएगा तो निश्चित रूप से अपनी जगह छोड़ देगा, और जगह छोड़ देगा तो कहीं जाकर दूसरी जगह रहने लगेगा मित्रों। तो इसी तरीके से पप्पू बिहारी है, अपना स्थान छोड़ देता है और वो राजस्थान में कहां जाकर रहने लगता है? पहाड़ों में। तो इसको ऐसे याद करें, पप्पू बिहारी राजस्थान में पहाड़ों पर रहने लगा। तो आते हैं, इसका भाव समझें क्या है मित्रों, कहानी नुमा। पप्पू बिहारी, तो प बराबर पश्चिमी हिंदी, अब आप समझ चुके हैं इनका खंडन। पू बराबर पूर्वी हिंदी, पू बराबर पूर्वी हिंदी, और बिहारी, पूरा बिहारी ले लीजिए मित्रों, तो बिहारी बराबर बिहारी हिंदी, और राजस्थान बराबर राजस्थानी हिंदी। कलम कापी हो तो लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतनी ही बार आएगा। राजस्थानी हिंदी और पहाड़ जो लिखा गया है, पहाड़ों जो लिखा गया है मित्रों, इसको आप यूं समझें, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये है राजस्थानी हिंदी। तो आते हैं मित्रों, एक बार और समझें। पप्पू बिहारी राजस्थान में पहाड़ों पर रहने लगा। प बराबर पश्चिम हिंदी, पू बराबर पूर्वी हिंदी, बिहारी बराबर बिहारी हिंदी, राजस्थान बराबर राजस्थानी हिंदी, और पहाड़ों बराबर पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार आपकी 5 उपभाषाएं हो गई। तो ये जो 5 उपभाषाएं हैं मित्रों, 1 नंबर कोड किया हमने, 1 नंबर पश्चिमी हिंदी, 2 नंबर पूर्वी हिंदी, 3 नंबर बिहारी हिंदी, 4 नंबर राजस्थानी हिंदी, और 5 नंबर में आ जाएंगे मित्रों पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार ये 5 उपभाषाएं हो गई, और 5 उपभाषाओं का नाम आप ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद कर सकते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा बात आ जाती है कि 18 जो बोलियां बोली गई हैं मित्रों, इनको याद करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये जो बोलियां बोली गई वो किन किन क्षेत्रों में बोली गई, कहां कहां बोली जाती हैं, तो ये बातें यदि पूछ देता है तो फिर वही मुश्किल की घड़ी आ जाती है मित्रों। तो ये देखें, ये जो पहली पश्चिमी हिंदी है, तो इसके अंतर्गत ही मित्रों यहां पर दिया गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। यहां पर 5 रूप आपके ये जो दिए गए हैं मित्रों, इन्हीं के आधार पर इनको आपको याद करते रहना है, समझते रहना है, रटना नहीं है। तो यहां पर देखेंगे मित्रों, पहली लाइन में देख लें जरा, ये जहां से कॉमा दे दिया गया है, ये वाला कॉमा वाला हिस्सा देखेंगे, हर एक में कॉमा वाला हिस्सा दिया गया है। तो ये जो कॉमा दे दिए हैं मित्रों, ये कॉमा वाला हिस्सा जहां भी दिया गया है, इस पर विशेष ध्यान दे लेंगे। इसके यहां सब में ये बात होगी, यहां से यहां तक टोपी उड़ा रहे हैं, ये सबकी बात होगी, सब लाइनों की बात होगी। और इधर में जो होगी, एक लाइन ये वाला याद रखेंगे मित्रों, और एक लाइन अब ये याद रखेंगे। ये 3 सीरीज आपको बनाने हैं, 1, 2 और ये नंबर 3। ये 3 सीरीजों में आपको समझना है। और इन 3 सीरीजों में यह जो पहला सीरीज है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे समझेंगे, पहला सीरीज है
वह है मुख्य क्षेत्र। मुख्य क्षेत्र, और वो मुख्य क्षेत्र मतलब किन किन राज्यों में बोली जाती हैं और कौन कौन से राज्य हैं, यही वाली बात है इसमें। तो ये मुख्य क्षेत्र है कि अब बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है ये भी पूछ देता है, या क्षेत्र या उपभाषा किन क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। तो ये क्रम जो है, पहला वाला क्रम जो होगा वो सब का सब क्षेत्रों वाला होगा। अब दूसरा वाला क्रम आएगा मित्रों, तो ये दूसरा वाला क्रम जो है उपभाषा का है। दूसरा क्रम उपभाषा, तो इस उपभाषा को पढ़ेंगे यहां पर। और ये उपभाषा, तो उपभाषाएं कितनी हुई 5, और ये 18 बोलियों को इसी में कोड करेंगे, अभी दिखाएंगे मित्रों कितना हुआ। और तीसरा नंबर जो है जहां कॉमा से दाहिने तरफ, कॉमा से दाहिने तरफ की बात गिनेंगे, तो दाहिने तरफ की बात गिनेंगे मित्रों। यहां पर ये लास्ट वाला कॉमा नहीं, ये बीच में जो कॉमा दिया गया है यहां से गिनेंगे। तो यहां से गिन करके मित्रों आएंगे तो ये नंबर 3 पर हो जाएगा और इसका नाम होगा बोली। यानी कि कौन कौन सी बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं, इसी में आपको कोड करना है। तो नंबर 1 पढ़ेंगे मुख्य क्षेत्र, नंबर 2 पढ़ेंगे उपभाषा, और नंबर 3 पढ़ेंगे बोली। तो आते हैं मित्रों, देखें इसमें पश्चिमी हिंदी है, तो यहां पर देखें ये नंबर अंडरलाइन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ये अंडरलाइन कर रहे हैं पश्चिम यानी पश्चिमी हिंदी। और यहां पर पश्चिमी हिंदी के अंदर यहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं मित्रों, जहां पर नीचे चिन्ह खींचेंगे वही आपको ध्यान देना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, खड़े पर 5 नंबर। अब नीचे में भी चिन्ह देके आगे बढ़ जाते हैं मित्रों। इसमें देखेंगे जनरली 1 2 3 4 5, यहां पर पहले रूप में यहां पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, 5 बोलियां आती हैं। अब इसके बाद इसमें देखें मित्रों 5 बोलियां। अब इसमें पूर्वी हिंदी में चले तो पूर्वी हिंदी में देखिएगा कोमा के इधर राइट साइड में, तो 1 अ, ब पर दूसरा नंबर, 6 पर तीसरा नंबर, ये 3 नंबर, यानी कि इसमें 3 बोलियां बोली जाती है मित्रों। 3 बोली यहां बोली गई। अब आते हैं नीचे नंबर 3 में, 3 में आते हैं तो भोजन, पूरा भोजन पे अंडरलाइन कर लीजिए, मगही पे अंडर कर लीजिए और थाली पे अंडर कर लीजिए, इसलिए इसमें भी 3 बनने वाली है मित्रों। तो इसमें भी 3 बोलियां बोली गई। अब यहां पर देखें आते हैं चौथे नंबर पर, चौथा नंबर में माल लिखा गया है, मेवा लिखा गया है, मार लिखा गया है, जयपुर लिखा गया है। इसमें 4 बोलियां हैं, इसमें 4 बोलियां हैं मित्रों। इसमें 4 बोलियां कौन कौन सी हैं तो आगे बताएंगे। इसमें किस में है, चौथे नंबर में 4 बोलियां हैं। देखिएगा चौथे नंबर में 4 बोलियां, तीसरे नंबर में 3 बोलियां। अब इसमें देखें मित्रों पहाड़ों पर यानी पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत लास्ट वाला पॉइंट लेके चलेंगे मित्रों, और यहां पर आएंगे, देखेंगे ये लिखा गया है कुमायूनी लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है गढ़वाली, यहां पर लिखा गया है नेपाली, अर्थात यहां पर पहाड़ी, यहां पर देखिएगा मित्रों पहाड़ी लिखा गया, यहां पर राजस्थानी और यहां पर बिहारी। इस प्रकार यहां पर ये देखें 36 किलोमीटर दूर, 36 किलोमीटर दूर, 36 किलोमीटर दूर देखेंगे मित्रों यहां पे पूरब, ये बात बताएंगे, ये पूरब वाले पे पहले ध्यान दीजिए, पूर्वी हिंदी। यहां लास्ट वाला पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 अंडरलाइन हुआ है, तो ये 3 बोलियां यहां पर बोली गई हैं। अब टोटल इनको जोड़ दिया जाए तो इनकी गिनती बता रही है मित्रों कि ये 18 होंगे। कैसे जोड़ के देखें, 5 3 8 8 3 11 11 4 15 15 3 18, ये टोटल कितनी बोलियां हो गई, 18 बोलियां हो गई मित्रों। तो ये 18 बोलियां किस में कितनी है इसके अंदाजे से याद रखें, और इनको इस रूप में अब याद करें। कैसे, तो आते हैं एक भोजपुरी लाइन में चलते हैं आपको लेकर के, और इसको याद रखें, फिर चाइनीज और हिंदी और क्या क्या बोलते रहिएगा अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें मित्रों याद करने के लिए। अब क्षेत्रों की बात इसमें होगी, इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों में आती है, तो देखिएगा हऊ पश्चिम के त जानत बानी, बकबू बांगर में खड़े रह जैबू। पहली लाइन कह रही है हऊ पश्चिम के जानत बानी, बकबू बांगर में खड़े रह जैबू। तो इसको समझें, ह बराबर हरियाणा, उ बराबर उत्तर प्रदेश। तो यहां ले लेते हैं मित्रों, यहां पर देख लेंगे ह बराबर हरियाणा है, हरियाणा, और उ बराबर उत्तर प्रदेश। तो जहां जहां उ आएगा इसमें वहां वहां उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। और नीचे देखें मित्रों,
म लिखा है, उ लिखा है, यहाँ पे 36 किलोमीटर दूर लिखा है। तो यहाँ पे म बराबर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, म बराबर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, और उ बराबर उत्तर प्रदेश सही है, और 36 किलोमीटर, 36 का उच्चारण ऐसे करें, 6 बराबर छत्तीसगढ़, 36 देखिएगा, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, यानी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब आते हैं मित्रों, नीचे में उ लिखा है, बी लिखा है, तो उ बराबर उत्तर प्रदेश और बी बराबर बिहार, बी बराबर बिहार की बात करेंगे, बी बराबर बिहार। अब यहां से मित्रों आगे नीचे आते हैं, राज्य बराबर राजस्थान, तो ऐसे ही याद रहेगा, राज्य बराबर राजस्थान, केवल राजस्थान में ये बोली जाती हैं। और ये हिमाचल है मित्रों, इसको जरा खंडन करेंगे, तो हिमाचल है, तो हिम बराबर हिमाचल प्रदेश लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश लिखेंगे। जबकि मित्रों इसमें देखेंगे, ये देखेंगे आंचल लिखा गया है, आंचल, आंचल यानी चल, चल किस में था, आंचल किस में था, उत्तरांचल, यानी उत्तरांचल, आंचल बराबर आंचल, ऐसे रख लीजिए, आंचल, तो हिमाचल था, तो आंचल बराबर उत्तरांचल, उत्तरांचल, और उत्तरांचल जो कि आजकल उत्तराखंड के नाम से जाना जा रहा है, उत्तराखंड। तो इस प्रकार देखें मित्रों, ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को प्रयोग इसमें आप लगाकर करते रहें तो आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ह बराबर हरियाणा, उ बराबर उत्तर प्रदेश, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ये पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, इसके क्षेत्र हैं। और इसके क्षेत्र में देखें मित्रों, यहाँ पर ब क बु बांगर में खड़े रह जेबू तक, ब क बु में देखिए ब बराबर ब्रजभाषा, यहां से लेंगे मित्रों। अब इसको जरा सा हम इसमें से मिटा दे रहे हैं और तब इसके आगे लिख रहे हैं मित्रों, ये ध्यान से देखेंगे इसमें और इनकी भी बातें सीख लें थोड़ा सा। वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बातें हैं आपके लिए, परीक्षा उपयोगी अवश्य होंगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। देखें पहली लाइन में देखेंगे, ब क बु बांगर में खड़े, बस इतनी बात देखना है मित्रों। 1 2 3 4 5 बु, तो ये ब बराबर ब्रजभाषा, और ये क बराबर कन्नौजी, और यहां पे बु बराबर बुंदेली, और यहां पर बांगर बराबर बांगरू, बांगरू, खड़े बराबर खड़ी बोली, खड़ी बोली। इस प्रकार देखें मित्रों, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं, और इन 5 बोलियों में ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली आती हैं। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, और दूसरे नंबर पे आ रहा है मित्रों, मऊ से 36 किलोमीटर दूर पूर्व में, मऊ से 36 किलोमीटर दूर पूर्व में, यह कोडिंग भाषा है, कोडिंग भाषा, कोडिंग अपना कोड याद किए रहेंगे और समझे रहेंगे तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं हो रही। आप कोई भी परीक्षा, किसी भी परीक्षा में बैठेंगे ऑप्शन तुरंत दे देंगे। तो यहां से देखें मित्रों, मऊ से 36 किलोमीटर दूर, तो म बराबर मध्य प्रदेश, उ बराबर उत्तर प्रदेश, और 36 किलोमीटर दूर यानी 36 बराबर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे मऊ में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और 36 किलोमीटर दूर यानी कि छत्तीसगढ़ में ये क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी की उपभाषा पूर्वी हिंदी है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यहां पर देखें 3 बोलियां आती हैं, और ये 3 बोलियां कौन कौन सी देखें मित्रों, कि अब छपिटा के का होई, मऊ से 36 किलोमीटर दूर पूर्व में बा अब छपिटा के का होई। तो सोचिएगा, मऊ से 36 किलोमीटर दूर पूर्व में बा अब छपिटा के का करबू। तो अब छपिटा के का करबू, तो देखिएगा और उसके बाद लिखना है ब,
और उसके बाद लिखना है 6। तो अ बराबर होता है मित्रों अवधि, अ बराबर अवधि। और ब, तो देखें मित्रों ब बराबर बघेली, ये बघेली। और उसके बाद मित्रों यहां पे 6 बराबर है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार मित्रों अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और इनका क्षेत्र है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इसमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली ये भाषाएं हैं। अब देखें नीचे नंबर 3 की बात करते हैं मित्रों। अब नंबर 3 की जब बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे कौन सी बात हो रही है? तो तीसरे नंबर पे बात हो रही है ऊ भी गईली बिहारी संग भोजन मंगही थाली में, ऊ भी गईली बिहारी संग भोजन मंगही थाली में। तो ऊ बराबर उत्तर प्रदेश, बी बराबर बिहार, आ गईली बिहारी संग, बिहारी संग नहीं बिहारी हिंदी उपभाषा हो गई। आ भोजन मंगही थाली में निश्चित देखें भोजन, तो भोजन से समझेंगे मित्रों कोड भाषा, भोजन से समझेंगे भोजपुरी, भोजपुरी, भोजन से भोजपुरी। और मगही, मगही तो मगही तो वही है मगही, यानी डायरेक्ट मगही बराबर मगही, मगही भाषा, मगही भाषा हो गई, इसमें बोली हो गई। अब यहां पर देखें तीसरे नंबर पर आने वाली है मित्रों आपकी थाली, और तीसरे नंबर पे जो थाली आ रही है तो इस थाली को आप समझेंगे मैथिली, मैथिली। तो ये जो मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और ये बोली जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार में। इस प्रकार ये तीसरा नंबर भी आपका पूरा हुआ कि उबिगैनी बिहारी संग भोजन मंगही थाली में। अब देखें मित्रों इसके आगे वाली बात नंबर 4। इस नंबर 4 में 4 हैं, तो नंबर 4 में 4 कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखें। इसमें राज केवल लिखा है, राज, राज से समझेंगे राजस्थान में, और राजस्थानी से समझेंगे राजस्थानी हिंदी उपभाषा है, इसके अंदर बोली जाने वाली भाषा है मित्रों। इसमें देखें माल, पहला नंबर माल, और ये माल मार, देखिए इसमें कोड किया गया है माल मेवा मार खाए जयपुर में, माल मेवा मार खाए जयपुर में। तो माल बराबर मालवी, मालवी, और मेवा, ये मेवा बराबर मेवाती, मेवाती। ये बोलियां हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। तो मालवी बोली, मेवाती बोली। इसके बाद इसमें देखेंगे मार, मार लिखा है मित्रों, मार, मार का कोड आपको समझना है मारवाड़ी, मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी बोली, यह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अब इसमें आप एक देखें लास्ट चौथा लिखा गया जयपुर, यानी चौथे नंबर पर लिखा गया है जयपुर, यानी कि जयपुर बराबर जयपुरी, जयपुर बराबर जयपुरी समझेंगे। इस प्रकार आप देखें कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आई। चारों बोलियों का नाम इस तरह रहा कि राजस्थानी का देखो माल मेवा मार खाए जयपुर में, कोड भाषा थी इसकी, राजस्थानी का देखो माल मेवा मार खाए जयपुर में। तो इसका अलग अलग खंडन क्या हुआ कि माल बराबर मालवी, मेवा बराबर मेवाती, मार बराबर मारवाड़ी और जयपुर बराबर जयपुरी। इस प्रकार राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये 4 बोलियां आती हैं। अब लास्ट नंबर 5, और लास्ट नंबर 5 आ रहा है मित्रों आपके सामने, और ये है हिमाचल की पहाड़ी भूमि पर कुमायनी गढ़वाली बोले बोली नेपाली में। अब यहां पर देखें हिमाचल, हिमाचल को हम 2 खंडों में बांटेंगे और हिम प्लस आंचल। तो हिम यानी हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिम बराबर हिमाचल प्रदेश, और आंचल जो लिखा गया है वह आंचल उत्तरांचल से लिया गया है, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल जो कि उत्तरांचल को आजकल उत्तराखंड कहते हैं, तो इस क्षेत्र में ये बोली जाती है। और इसकी उपभाषा पहाड़ी लिखा हुआ है, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। और इस पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं। उन 3 बोलियों में से अब डायरेक्टली जो कुमायनी लिखी गई है तो ये कुमायनी कुमायनी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है।
ये कुमायूनी। दूसरे नंबर पे जो गढ़वाली लिखी गई है, इसमें भी मित्रों कोई परिवर्तन नहीं करना है, गढ़वाली गढ़वाली ही रहेगी। और तीसरे नंबर पर मित्रों जो आ रही है बोली वह है नेपाली, और इस नेपाली में भी कोई अंतर नहीं करेंगे, कोई खंडन नहीं करेंगे, और ये नेपाली नेपाली ही रहेगी। इस प्रकार देखिए मित्रों, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये 3 बोलियां आ गई, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। इस प्रकार हम देखें कि टोटल भारत में बोली जाने वाली 18 बोलियां हैं, और इन 18 बोलियों को कोड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। और इसमें उपभाषाएं 5 हैं। इन उपभाषाओं को भी कोड के भाषा में कि पप्पू बिहारी राजस्थान में पहाड़ों पर रहने लगा। तो इस प्रकार एक बार और आपका खंडन करते हैं इसमें, और जल्दी जल्दी में इसको एक बार जरा देख लेंगे, और इसके बाद आपकी 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज का लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, भाषा एवं बोली। तो जरा एक बार देख लें ध्यान से, पप्पू बिहारी राजस्थान में पहाड़ों पर रहने लगा, ये है उपभाषा। उपभाषा जो 5 उपभाषाएं हैं इनका कोड है, तो पप्पू बिहारी लिखेंगे मित्रों, पप्पू बिहारी, और राजस्थान और पहाड़ों पर, मात्र इतने पर ही आपको कोड करना है। एक प पे कोड करना था, एक पू पर और एक बिहारी पर, और एक राजस्थान पर, एक पहाड़ी पर। आप देखेंगे इसमें अंडरलाइन 5 हुए होंगे। तो प बराबर पश्चिमी हिंदी, पू बराबर पूर्वी हिंदी, बिहारी बराबर बिहारी हिंदी। इस प्रकार आगे बढ़े, राजस्थान बराबर राजस्थानी हिंदी, और पहाड़ बराबर पहाड़ी हिंदी। ये आपकी उपभाषाएं 5 हो गई। नीचे पॉइंट बना था पहले वाले में, हाउ पश्चिम के जानत बानी बकबू बांगर में खड़े रह जइबू। इसका खंडन हुआ मित्रों, हा बराबर हरियाणा, उ बराबर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बराबर पश्चिमी हिंदी। और इसके आगे बढ़ जाएंगे मित्रों, ब बराबर ब्रजभाषा, क बराबर कनौजी, बू बराबर बुंदेली, और बांगर बराबर बांगरू, खड़े बराबर खड़ी बोली। इसके अंतर्गत देखें 5 बोलियां हो गई। अब नीचे है, मऊ से 36 किलोमीटर दूर पूरब में बा, अब छपिटा के का करबू। मऊ से 36 किलोमीटर दूर पूरब में बा, अब छपिटा के का करबू। तो इसमें देखें मित्रों, म बराबर मध्य प्रदेश, उ बराबर उत्तर प्रदेश, जहां जहां उ आएगा वहां वहां उत्तर प्रदेश समझ लेंगे मित्रों, ऐसे शॉर्टकट में समझ लीजिए। तो म बराबर मध्य प्रदेश, उ बराबर उत्तर प्रदेश, और 36 यानी कि छत्तीसगढ़ आप पूरब माने पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। और इसमें इनमें बोली जाने वाली बोलियां जो है 3 है, तीनों में अब छपिटा के का होई कोड किया गया। तो अ बराबर अवधि, ब बराबर बघेली, और छपिटैबू यानी कि छत्तीसगढ़ी ये बोली जाती है। अब तीसरा नंबर पर था, उ बिगैनी बिहारी संग भोजन मंगही थाली में। उ उत्तर प्रदेश, बी बराबर बिहार, आप बिहारी हिंदी, और भोजन बराबर भोजपुरी, मगही बराबर मगही, और थाली बराबर मैथिली की बात है मित्रों। लास्ट चौथा पॉइंट आइए, राजस्थानी का देखो, राजस्थानी का देखो, माल मेवा मार खाए जयपुर में। तो इसमें राज माने राजस्थान, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ गया, और ये राजस्थान में राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। जिसमें से पहला पॉइंट हुआ आपका, इसमें बोली हुई माल यानी कि मालवी भाषा, मालवी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली और जयपुरी बोली, ये राजस्थान में बोली जाती है। इतनी बोलियां यानी 4 बोलियां हैं इनमें, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। अब इसमें देखें मित्रों, लास्ट 5वां पॉइंट, हिमाचल। हिमाचल में 2 खंड करेंगे, हिम प्लस आंचल। हिम बराबर हिमाचल प्रदेश, आंचल बराबर उत्तरांचल, जो कि आजकल उत्तराखंड कहा जा रहा है। यह पहाड़ी भूमि यानी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। और इसमें हम कितनी बोलियां बोलते हैं तो मित्रों, कुमायूनी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं और नेपाली बोलते हैं। इस प्रकार टोटल बोलियां आपकी 18 हो जाती हैं। तो टोटल बोलियां 18, 5 भाषाएं हो गई। तो मित्रों इस प्रकार से आपका यह बोली वाला पोर्शन भी सही हुआ। और आप थोड़ी सी मेहनत करें, केवल रिवीजन करते रहें, रटे ना रिवीजन करते रहें, तो निश्चित रूप से आपकी यह बात कभी भी ऑप्शन मिल जाए इसमें तो कभी गलत नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही करेंगे। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, और आपका अंत समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भी दूंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो मित्रों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों से भी लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा। ऐसे ट्रिक मैं लेकर के आता रहूँगा बीच बीच में। और ज़रूरी नहीं है कि बिना ट्रिक का न पढ़ा जाए, ज़रूरी है कि इसमें ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का एक ही चीज़ होता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को अंत समय तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में लेकर के आता हूँ भाषा एवं लिपि, तो उसमें आगे बात बढ़ाएंगे। क्रमानुसार अध्याय वार करके आपकी यह वीडियो अब चलती रहेगी, हिंदी वाली भी। और ऑल सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे।
और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँ। धन्यवाद।